नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा सर का। नमस्कार सर। नमस्कार अवनीश जी, दर्शकों को भी नमस्कार। जी सर। सर, आज 25 जून है और 25 जून 1975 को एक देश के लोकतंत्र पर, उनके देश के लोकतांत्रिक ढांचे, उसकी व्यवस्था के ऊपर खुद सरकार द्वारा और उस समय के सत्ताधारियों द्वारा जो कालिख मली गई थी, आज उसका दिन है, उसको याद करने का दिन है। संभवतः सर ये भारत के लोकतंत्र में, हालांकि तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो दर्शकों के लिए भी बता दूं कि इमरजेंसी 3 बार लगी, लेकिन 2 बार इमरजेंसी बिल्कुल युद्ध की वजह से लगी थी और वो तकनीकी वजह थी जिस समय इमरजेंसी लगाई जाती है। और संभवतः हमारे संविधान निर्माताओं ने इमरजेंसी की संकल्पना जो की होगी संविधान में, वो इन्हीं वजहों से की होगी कि युद्ध या इस तरह के हालात पर। लेकिन अपनी सरकार को बचाने, अपनी सत्ता को बचाने, स्वयं के अहम को बचाने के लिए संभवतः 25 जून 1975 की इमरजेंसी जो थी वो विशुद्ध इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, इंदिरा जी ने खुद को देश के ऊपर लादने का प्रयास किया। क्यों सर, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं? नहीं, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो बात आपने कही कि वास्तव में 2/3 देश तो इस नाम से ही परिचित नहीं है। उसका कारण है कि आपने कहा 25 जून 1975 और आज है 25 जून 1923, 48 साल हो गए। यानी जिसकी उम्र आज की तारीख में 48 साल या उससे कम है, वो तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो वो इमरजेंसी को क्या जाने। और ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि 1835 या 40 की जो पीढ़ी है वो 66% उनकी संख्या सबसे ज्यादा नौजवान देश है आज की तारीख में भारत। तो एक बड़ी विडंबना है कि देश की इतनी बड़ी घटना, त्रासदी कैसे ही है, कहिए आप उसको दुर्घटना कहिए, महादुर्घटना कहिए, वो उससे देश की एक 2/3 जो आबादी है उसका परिचय ही नहीं है, वो उसके बारे में जानता ही नहीं। और उसकी वो कारण है, एक तो उनका जन्म ही नहीं हुआ था, उसके बाद उनका जन्म हुआ और उसके बाद जो शासन काल रहा वो 2014 तक उन्हीं कांग्रेसियों का रहा। तो वो बड़ा ढका छुपा ही रहा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया है इमरजेंसी के बारे में। तो जो आपने कहा कि देखिए, युद्ध जब होता है तो वो तो स्वतः आपातकाल होता है किसी भी देश के लिए। उसमें आपातकाल घोषित किया जाए ना किया जाए कोई मायने नहीं रखता, वो आपातकाल होता ही है। लेकिन इंदिरा गांधी ने जिन स्थितियों में लगाई थी वो वास्तव में सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने अहम को बरकरार रखने के लिए और अपने अहम का शिकार बनाने के लिए। तो ये है तो विषय बहुत लंबा, लेकिन आज उसको याद करना जरूरी था। और सबसे खास बात ये दर्शक समझ लें कि ये लगाई क्यों गई थी, इसके पीछे मानसिकता क्या 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 कारण थे। तो जो जी ये सर। आज के संदर्भों में इसलिए बड़ा प्रासंगिक है कि अवनीश जी, ये आज की कांग्रेस और ये राहुल गांधी की सब कुछ मैनेज हो गया, सब कुछ ध्वस्त कर दिया नरेंद्र मोदी ने। यही आरोप लगाता ना कि न्यायपालिका तक को खत्म कर दिया, न्यायपालिका नहीं रह गई, लोकतंत्र नहीं रह गया। तो मैं बताता हूँ कि ये इमरजेंसी लगने से पहले के क्या हालात क्या थे। इमरजेंसी सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा आया हुआ था, मुकदमे में इंदिरा गांधी हार गई थी वो मुकदमा। और उसके बाद इंदिरा गांधी को क्योंकि इस्तीफा देना पड़ता, वो प्रधानमंत्री पद न छोड़ना पड़े और विपक्ष का मुंह एकदम बंद कर दिया जाए, तो वो मेन कारण वो 12 जून, मेरे ख्याल से 12 जून को वो फैसला आया था जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का। जी तो सर। उस दिन का दर्शक याद बता दूं कि अवनीश जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिस दिन वो फैसला आना था, उस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट पर जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का पुतला फूंका जा रहा था। एक नारा लग रहा था कि इंदिरा तेरी सुबह की जय, इंदिरा तेरी सुबह की जय, इंदिरा तेरी शाम की जय, इंदिरा तेरे नाम की जय, इंदिरा तेरे काम की जय। ये नारा लग रहा था, कांग्रेसी लगा रहे थे और एक बहुत बड़ा नेता उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था। और समझ लीजिए कि वो कितना बड़ा नेता था कि उस नेता का नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना 80 में। ये नारेबाजी जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का पुतला फूकने के बाद, इस जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का मुर्दाबाद का नारा लगाने के बाद, 3 साल बाद उसको उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सिर्फ इसी कुकर्म के लिए उसको पुरस्कृत किया गया था। ये समझ लीजिए कि उस समय अवनीश जी तो परिचित होंगे कि उस समय कमलापति त्रिपाठी, नारायण दत्त तिवारी बड़े बड़े दिग्गज थे, जिनको साइड लाइन करके विश्वनाथ प्रताप सिंह को जो मुख्यमंत्री बनाया गया था। बाद में वो आदमी इस देश का प्रधानमंत्री भी बना। उसने क्या किया वो तो एक अलग ही इतिहास है। तो वो आदमी उस दिन नारे लगा रहा था। तो ये आपातकाल की आहट
उसी दिन मिल गई थी जिस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट पे वो फैसला हुआ, और इलाहाबाद जी हाईकोर्ट पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का पुतला फूंका जा रहा था और ये नारे लग रहे थे, और ये इमरजेंसी की आहट का एक उसने पूरा संदेश दे दिया था कि इमरजेंसी अब लगने वाली। अभी जी इससे इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि हाई कोर्ट के अंदर गेट पे उसके जस्टिस का पुतला फूका जाए और ये नारे लगे। तो वही हुआ, जी 12 जून को ये फैसला आया था, 25 जून को यहाँ पे इमरजेंसी घोषित हो गई। इमरजेंसी कितने सुनियोजित और कितनी खतरनाक थी ये दर्शक समझ ले कि उसके एक तो वो अमरीश जी बड़ा किस्सा परिचित, हालांकि उसका कभी पुष्टिकरण कहीं नहीं आया कि आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो, लेकिन ये क्योंकि उस दौर के बड़े बड़े दिग्गजों ने कहा कि फखरुद्दीन अली अहमद को उनके साथ मारपीट करके उनके दस्तखत करवाए गए थे उसके ऊपर, वो शायद दस्तखत नहीं कर रहे थे, और उसके बाद नहीं वो कर छह रहे। महीने बाद वो 6 महीने बाद वो मर ही गए। तो ये कहा जाता है उनको बहुत ज्यादा आघात पहुंचा था कि ये हो क्या गया, क्योंकि जो बाद हम्म, में अत्याचार हुए तो 25 जून को जब वो इमरजेंसी लगी थी, तो उसी दिन रात में जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, इस तरह के लोग पकड़े गए। और ये तो खैर चलिए नेता की गिरफ्तारी कोई मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ, नेताओं के साथ गिरफ्तारी होती विपक्षी विरोधी की, दिल्ली नहीं पूरे देश में अखबारों के मैगजीनों के जो दफ्तर थे उनकी बिजली काट दी गई थी, काट दे। बड़े बड़े संपादक गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो ये समझिए ताकि ये खबर उस हिसाब से जनता के बीच में न पहुंचे जिस हिसाब से सरकार नहीं चाहती है। केवल इमरजेंसी की सूचना लोगों को सवेरे सवेरे रेडियो से मिली थी, तब टेलीविजन नहीं, हिंदुस्तान के कुछ गिने चुने शहरों में हुआ करता था। अखबारों की बत्ती जब बत्ती काट दी तो अखबार छप ही नहीं सकता। बिल्कुल। दिल्ली में कोई अखबार नहीं छपा था, और सबसे खास बात यह कि आदेश उसी दिन आ गया था कि अखबार कि अगले दिन से तय हो गया था कि अखबार जो भी अखबार छपेगा वो पहले सेंसर होगा। सरकार का जो अधिकारी एक नियुक्त किया गया था वो आके वो उसको देखेगा, और वो जब ओके कर देगा तब वो छपेगा। और उस दौरान कुछ लोग तो सरेंडर कर गए थे, वो वैसे ही करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने उससे बेहतर समझा था कि हम न छापे। तो एडिटोरियल में मेरे ख्याल से जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे अखबारों ने उस एडिटोरियल काला कर दिया था, बिल्कुल नहीं छापा था। जी तो ये स्थिति थी इमरजेंसी की शुरुआत की। तो आप जी समझिए कि लगने से पहले क्या था, और ये लगी क्यों। जो मीडिया के ऊपर ये बिजली गिरी कि रात में बत्ती काट दी गई, इमरजेंसी की घोषणा होते ही 12 बजे के बाद दिल्ली के सारे अखबारों की बिजली काट दी गई, न्यूज एजेंसियों की काट दी गई। तो उससे पहले सरकार ये कर क्या रही थी, उसका दस्तावेजी जिसे कहा जाए कि पुष्टिकरण होता है, वो जी मित्रों आर्काइव है। वो दर्शक जान ले कि वो रूस के केजीबी के दस्तावेज है। वो किसी लेखक की लिखी हुई कहानी नहीं है, या किसी के लिए किसी नेता का वो कोई बयान नहीं है। वो केजीबी का अभिलेखागार था। वो जब 90 में यूएसएसआर टूटा, सोवियत संघ टूटा, तो वहां से वो मित्रों की उसके उसको बाद लेकर भागा कुछ दस्तावेज, उसमें भारत के भी दस्तावेज थे। तो उसमें अवनीश जी उस मित्रों की आर्काइव का जो पार्ट 2 है उसमें उन्होंने लिखा है कि उस दौरान जो है, यानी 71 से 75 तक, जब इमरजेंसी लगने से पहले तक 17,000 आर्टिकल, जरा गौर करिए कि 17,000 आर्टिकल हिंदुस्तान के अखबारों और पत्रिकाओं में लिखवाए गए, जो रूस और कांग्रेस इंदिरा की जय जयकार के होते थे और एंटी अमेरिका होते थे। ये सबसे खास जी बात है कि वो 17,000 रिपोर्टें, लेख, इस तरह से वो 17,000। तो ये काम चल रहा था, मीडिया इस तरह से काम, जो आज ये कांग्रेस गोदी मीडिया कहती है, जरा इस पर कभी बात नहीं करती कि 17,000। और उसमें उसने मेरे ख्याल से मित्रों खिन नहीं किया, क्योंकि उसमें नाम जरूर होगा, उसमें किताब में नाम उन्होंने नहीं दिया कि एक देश का सबसे बड़ा संपादक। उसने लिखा कि उस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संपादक वो पैसा लेके केवल एक ही काम करता था कि हिंदुस्तान के 10 अखबारों में उसके एडिटोरियल पेज पे लेख छपते थे, और बाकी कुछ मैगजीनें थी जो हिंदुस्तान में उस समय चलती थी। जाहिर सी बात है, धर्मिक साप्ताहिक हिंदुस्तान, यही मैगजीनें थी कि बिल्कुल। अंग्रेजी हिंदी की मैगजीनों में वो 5 साल तक यही काम करता रहा पैसा लेके कि एंटी अमेरिका, प्रो रसिया और प्रो कांग्रेस, प्रो इंदिरा लेख वो लिखता था। तो इस भारतीय मीडिया के साथ, उसकी स्वतंत्रता के साथ, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ किस तरह से बलात्कार किया जा रहा था, किस तरह से उसको बंधुआ बना के रखा जा रहा था, इसकी गवाही विदेश का एक गुप्त दस्तावेज दे रहा है। तो इसमें कहीं बिल्कुल कोई सर। संदेह आप
नहीं कर सकते। बिल्कुल सरकार की स्थिति क्या थी ये भी अवनीश जी वही मित्रों किनार का ही बताती है कि उसमें उसने लिखा है कि दो 24 से ज्यादा सांसद, यानी 2 दर्जन से ज्यादा सांसद और 4 कैबिनेट मिनिस्टर उस इंदिरा गांधी की सरकार के, वो जी। रूस से पैसा लेके भारत की सूचनाएं उसको दे रहे थे, केजीबी को। मतलब सोचिए कि सरकार के 4 कैबिनेट मंत्री और सरकार सत्ताधारी दल के 24 से ज्यादा सांसद हिंदुस्तान की जासूसी रूस के लिए कर रहे थे। तो ये हालात इमरजेंसी से पहले के थे, और वो इंदिरा गांधी के चुनाव हारने के बाद वो ये सारा सच उसी समय खुलकर सामने आ सकता था। और क्योंकि रूस रूस उसमें इन्वॉल्व था, तो इंदिरा गांधी को एक ही रास्ता सूझा कि किसी जी। तरह से इसका गला घोट दिया जाए, और वो इमरजेंसी आ गई सामने। जी बिल्कुल। सर, अब ऐसे में 2014 में जो इस देश में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ, तो 2015 के आते आते जो एक पूरा गिरोह था, वो अभिव्यक्ति की आजादी देश में खत्म हो गई है। इनटॉलरेंसी, असहिष्णुता और सहिष्णुता जैसा शब्द लोगों ने संभवतः एक पूरी पीढ़ी ने इस तमाशे के बाद सुना, और जो जब तब गोदी मीडिया आपने कही दिया। तो ऐसे में जब ये 2015 और नरेंद्र मोदी के इस तमाम 9 साढ़े 9 सालों में जो इन लोगों ने तमाशे किए, कभी जो है तमगे वापस किए, कभी साहित्य अकादमी के सामने परेड हुई, हर तरह से ये काकस, और ये काकस आखिर 1975 में कहां था, जब उस समय के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने, देवकांत बरुआ ने, सर, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, इस तरह की सर्वोच्च चाटुकारिता चल रही थी। खैर, कांग्रेस में वो परंपरा तो अभी लागू है सर। आज मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कि कुर्सी पर उठते और बैठते हैं आलाकमान के इशारे पे। अच्छा सर, एक चीज जो इंदिरा गांधी ने और इमरजेंसी लगा देने के बाद जो एक मेकओवर उनका करने का प्रयास किया गया, उनकी छवि चमकाने के प्रयास किया गया, तो ये कल्ट तो था, ये तो समझ में थी कि क्या गुनाह किया है, जानबूझ के किया था इमरजेंसी लगा के। लेकिन सर, बाद के दिनों में एक उसको भी आप प्रायोजित है, जैसा कि आपने बताया कि आर्टिकल्स लिखवाए गए, इतने सारे आर्टिकल्स लिखवाए गए। एक चीज हमेशा लिखी जाती रही और हम सब ने पढ़ा, हम सब पढ़ने को मजबूर थे। संभवतः ये छवि मेकिंग, उनकी छवि बनाने की एक कवायद थी इंदिरा जी की। ये कहा जाता था कि इंदिरा गांधी इमरजेंसी नहीं लगाना चाहती थी, संजय गांधी ने उनको मजबूर किया। तो ये क्या कहीं छवि को चमकाने या उसमें सुधार करने की कोई कवायद थी सर, या इसके पीछे कुछ तथ्य भी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई तथ्य नहीं है, बिल्कुल केवल वही तथ्य है जो अभी आपने कहा। ये इमेज मेकिंग का एक स्ट्रेटजी थी कि देखिए, जब ये इमरजेंसी के बाद बहुत बुरी तरह से कांग्रेस हार गई थी, 77 में जनता पार्टी आ गई, और जनता पार्टी के आने के बाद जब वापसी हुई कांग्रेस की, उसके 6 महीने बाद संजय गांधी की मौत हो गई। तो जी। उसको सारा कचरा उसी ऊपर डाल दिया गया। आज तक कहानियां सुनाई जाती कि संजय ये करता था, संजय वो करता था। तो वो देखिए, संजय संजय की तो एक अपनी शैली थी ही। संजय ने इस देश की राजनीति की दशा बदल दी, दिशा बदल दी, चेहरा बदल दिया, चरित्र बदल दिया। आज राजनीति का जो अपराधीकरण है, राजनीति में जो गुंडे नजर आते हैं, वो सिर्फ संजय गांधी की ही देन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल। नहीं कि सब कुछ संजय ही करता था। इंदिरा गांधी बड़ी दूध की धुली हुई थी। ये जो केजीबी से पूरा चल रहा था ये कारोबार कि पैसा, मतलब, तो वो संजय गांधी नहीं, वो इंदिरा गांधी कर रहा था। अगर आप संजय गांधी का पूरा उसको अध्ययन करिए, उसका राजनीतिक जीवन का, या उस दौरान की जो घटनाएं हैं, तो संजय गांधी एक तरह से एंटी एंटी रशिया था। वो आदमी, उसका झुकाव अमेरिका की तरफ था। और उसका हम्म। एक विकीलीक्स का एक केबल लीक हुआ था, अगर उसमें बाकायदे नाम था इस कमलनाथ का, क्योंकि कमलनाथ उस समय संजय गांधी की कोठरी में था, कि कमलनाथ रूस के जो राजदूत थे उनको खबरें दिया करता था। वो ये कमलनाथ अमेरिका के लिए काम कर रहा था। ये विकीलीक्स जी। का केबल अभी 2-3 साल पहले लीक हुआ था, उसमें विकीलीक्स ने उस केबल को लीक किया था। तो ये जी। तो एंटी रसिया तो संजय गांधी था। और बहुत से लोगों को उस समय भी और आज भी मानना है कि संजय गांधी की मौत जो नहीं, वो हत्या ही थी, एक षड्यंत्र के तहत, दुर्घटना के तहत दिखाई गई। कि संजय गांधी की मौत में बहुत बड़ा हाथ केजीबी का ही था, क्योंकि हम्म। केजीबी के जो प्लान था इंडिया को लेके, वो उसमें संजय गांधी बाधा थे।
तो ये तो मैंने बताया कि ये स्थिति ये थी। तो ये जो संजय गांधी को सब डाल के, क्योंकि मौत हो चुकी थी उस आदमी की, तो सब उस पर डाल दिया गया इंदिरा गांधी के ऊपर बरी कराने के लिए, इंदिरा गांधी की इमेज बनाने के लिए। लेकिन इसकी धज्जियां अवनीश जी अभी कुछ महीना कुछ साल पहले उड़ गई। वो रा के जो अफसर है जीपीएस बग्गा या जीपीडी बग्गा करके है, जी इनके मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका सरदार जी हैं वो। जी। तो उन्होंने अभी सिद्धू, जीपीबी सिद्धू या जीपीएस सिद्धू करके है, उन्होंने जो लिखी है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी किताब, तो उसमें उन्होंने बड़ा खुलकर बड़ा विस्तृत विवरण दिया। तो खालिस्तान वाला तो खैर मैटर अलग है, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा जो 4 आदमियों को जिम्मेदार बताया इस खालिस्तान मूवमेंट को जन्म देने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए। तो उसमें उन्होंने 4 आदमियों का नाम दिया। तो उसमें ज्ञानी जैल सिंह, कमलनाथ, संजय गांधी और चौथा नाम इंदिरा गांधी का है। तो ऐसा नहीं कि संजय गांधी कुछ अलग से करता था, ये दोनों माँ बेटे मिलकर ही करते थे वो। क्योंकि बिल्कुल सर। संजय गांधी की मौत हो गई तो ये हुआ कि अब इंदिरा इमरजेंसी से आदमी की बहुत ज्यादा नाराजगी थी। तो वो एक स्ट्रेटजी के तहत ये माहौल बनाएगा कि इंदिरा बेचारी तो बड़ी ठीक है, ये सारी गलती संजय की ही थी। संजय और गांधी याद आ की। गया, क्योंकि याद आ गया आपने क्या कि ये उस जमाने में भी पहलवानों का इस्तेमाल करते थे, और पहलवान तब भी जूते खाए थे। ये बताऊं दर्शकों को, एक किस्सा बड़ा है कि इमरजेंसी की समाप्ति के अंतिम चरण में जब संजय गांधी चुनाव लड़ रहा था अमेठी से, तो संजय गांधी का प्रचार करने के लिए दारा सिंह को बुलवाया गया था। अच्छा। और हाँ, दारा सिंह उनकी पब्लिसिटी कर रहे थे। और वो मुंशीगंज में, मेरे ख्याल से मुंशीगंज सुल्तानपुर के किसी गांव में, संभवतः मुंशीगंज था, वहां पे रात में मीटिंग लगी दारा सिंह की। तो भीड़ बहुत थी, और जैसे ही दारा सिंह मंच पर आए तो माँ बहन की गालियों की बौछार शुरू हो गई। पब्लिक ने दारा सिंह को गरियाना शुरू किया, और वो समझिए कितना ज्यादा तापमान बढ़ गया था कि दारा सिंह को बर्दाश्त नहीं हुआ। दारा सिंह एक लाठी लेके पुलिस वाले की छीन के उनको, वो एक होता ना हैंगओवर कि मैं जी पहलवान, जी। तो वो पब्लिक की तरफ दौड़ा, तो पब्लिक ने उनकी कुटाई कर दी। और बड़ी मुश्किल से पुलिस जो लगी हुई थी सिक्योरिटी में, उसने दारा सिंह को उस भीड़ से छुड़वाया और ले जाके रात भर थाने में रखा, ताकि सिक्योरिटी में रहे। जैसा कि अगर गेस्ट हाउस छोड़ देंगे तो पब्लिक वहां भी घेर कर इनको निपटा देगी। तो ये दारा सिंह की समझ में आ गया था, या उस घटना से आप समझ लीजिए कि दारा सिंह, दर्शक जो हम लोग के नए उम्र के, उनको संभवतः ना ज्ञानो अवनीश जी जानते हैं, ये वो दौर था कि दारा सिंह को लोग भगवान के रूप में देखते थे। वो दारा सिंह हीरो थे इस देश के। बिल्कुल सर। गांव गांव में लोग कहते हैं अपने आपको दारा सिंह समझता है। ये दारा सिंह का चरम पीरियड था वो। और बिल्कुल उस सर। दौर में जब संजय गांधी के प्रचार करने के लिए दारा सिंह पहुंचे, तो हजारों गालियां, उसके बाद मार पड़ी। पुलिस ना होती तो संभवतः उस दिन दारा सिंह की मौत हो जाती। इतनी बड़ी घटना थी वो। तो ये समझिए कि इमरजेंसी के प्रति ये देश कितना ज्यादा आंदोलित था, आक्रोशित था, और कुछ भी कर गुजरने को तैयार था वो। ये इसी का बिल्कुल नतीजा था कि संजय गांधी की बुरी तरह हारा, इंदिरा गांधी बुरी तरह हारी, और सरकार बदल गई थी। बिल्कुल सर। और आपने पहलवानों का इस्तेमाल कांग्रेस किस तरीके से की, पहलवानों का वो सिलसिला इस्तेमाल करने का इस समय भी चल रहा है, उस पर हम तमाम चर्चाएं कर रहे हैं सर। आलम तो ये था सत्ता की चाटुकारिता तक का कि देश के, मैं नाम भी ले लूंगा, सो कॉल्ड प्रसिद्ध संगीतकार, उन्होंने इंदिरा गांधी की चाटुकारिता में बाकायदे एक राग का सृजन किया और उसको राग प्रियदर्शनी का नाम दिया। अमजद अली खान सरोद वादक, उन्होंने बाकायदे एक राग का क्रिएशन किया, और तो और वो सिलसिला बेटे तक गया। राजीव गांधी को समर्पित उनके नाम से उन्होंने राग जो है वो राजकमल वो क्रिएट किया। तो ये दरबार करने का, और आज गोदी मीडिया ये नई पीढ़ी सुन रही है, ये वर्तमान सुन रहा है। अरे साहब, उस समय तो दरबारी कवि तो कभी राजा और महाराजा और इनके दौर में सुना जाता था। यहाँ तो लोकतांत्रिक सत्ताधारियों ने संगीतकारों को से अपने नाम के, अपनी चारण वंदना में राग बनवा लिए सर। तो ऐसे लोग जब आज कहते हैं जाके अमेरिका में राहुल गांधी हो या यहाँ कांग्रेस के तमाम नेता हो, जब सर वो ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो सच बताऊं सर, एक लगता है कि आज एक और नया चुटकुला आया। दर्शकों को एक चीज याद दिलाऊं, जब अटल बिहारी वाजपेयी सहित तमाम देश के नेता
सर इमरजेंसी में अरेस्ट हो गए, तो उन्होंने जेल से एक कविता लिखी थी, उसकी 4 लाइनें अगर सुनाऊं कि इंदिरा इंडिया एक हैं इत बरुआ महाराज, अक्कल घास चरने गई चमचों के सरताज, चमचों के सरताज किया भारत अपमानित, एक मृत्यु के लिए कलंकित भूत भविष्यत, यह कैदी कबीराय स्वर्ग से जो महान है, कौन भला उस भारत माता के समान है। तो सर चाटुकारिता की तो ये हद थी कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया तक के नारे दिए गए, और आज कहा जाता है कि अधिनायकवाद जीते हैं नरेंद्र मोदी। सर ये दोगलापन क्यों? अपना कुछ किया याद नहीं आता? कम से कम आज के दिन तो याद आना चाहिए सर। नहीं नहीं, उसकी वजह है जो मैंने इमरजेंसी लगने से पहले वाला दौर बताया, तो वो समझिए किस तरह से पैसा बट रहा था इन लोगों को। जो 17,000 रिपोर्टें लग रही थी, वो संपादक पैसा लेके 10-10 अखबारों में लिख रहा था, तो फ्री में नहीं लिख रहा था ना, उसमें बाकायदा है कि इन सबको पैसा दिया जाता था, बड़ी मोटी रकम दी जाती थी। नरेंद्र मोदी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चला रहे, इसलिए इनको आग लगी हुई है कि ये वो कमाई का कोई जरिया इनके पास बचा नहीं है। तो वो अपने लिए नरेंद्र मोदी इस तरह से लिखवा नहीं रहे, इसीलिए खुलकर लिखते हैं। और आप कभी गौर करिए, जितने ये हिंदुस्तान के कुछ लोग जो है, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स में लिख रहा है, कोई वाशिंगटन पोस्ट में लिख रहा है, तो ये लेख नहीं लिख रहा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया है इनको इन तक पैसा पहुंचाने का। इनको एक एक लेख के $1,000, कोई $1,500, कोई $500, जिसकी जैसी औकात है वो अखबार देते, वो भी जानते हैं कि ये टॉयलेट पेपर है, लेकिन क्योंकि ये हिंदुस्तान में एजेंडा चला रहे हैं, तो ये इनको लेख के नाम पर मिलता है। जो आतंकवादियों को समर्थन में लिखते हैं, कश्मीर के आतंकवादियों को समर्थन में लिखते हैं। तो मगर अब वो तो ये इमरजेंसी के समय समझिए किस तरह से पैसा बरस रहा था। उसके बाद आ जाइए यूपीए सरकार में, तो यूपीए सरकार में वो राजदीप सरदेसाई की 56 करोड़ की कोठी बड़ा चर्चित हुई, और आज तक वो आदमी उस पर मुंह नहीं खोलता। पद्मश्री बरखा दत्त को मिल रहा है, वीर संघवी को मिल रहा है, मतलब एक बड़ा लंबा चौड़ा उधर। वो विनोद दुआ जो किसी मतलब का नहीं था, 2 कौड़ी का आदमी, वो चाट पकौड़ी बताया करता था, या फिर नरेंद्र मोदी गाली देता था, जो तत्कालीन गृह मुख्यमंत्री थे उत्तर गुजरात के। तो ये उसकी पत्रकारिता इसी तक सीमित थी। अवनीश जी 2004 से 2014 तक किसी समय दूरदर्शन के समय में जरूर वो कुछ एक ठीक ठाक करता था, जब वो परख नाम से अपनी पत्रिका चलाता था, वीडियो मैगजीन, तब विनोद दुआ का एक स्तर हुआ करता था। लेकिन 2004 से 2014 उसने 2 ही काम किए, या तो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली बको, और या फिर चाट पकौड़ा, यहाँ चिकन अच्छा बनता है, यहाँ टिक्का अच्छा बनता है, ये सब करता हुआ उसको पद्मश्री, राजदीप को पद्मश्री, दुनिया भर के। तो ये 10 साल में खूब उनको ओबलाइज किया गया, जो जैसा जिसने चाहा उसको वो मिला। 2G वाले जो 2.25 लाख करोड़ का घोटाला, उसमें बरखा दत्त की बाकायदे ऑडियो, मोबाइल टॉक जो है उसकी, बिल्कुल सर, उसकी राडिया टेप्स में आपने सुनी, सबने सुनी। तो ये सब काम फ्री में नहीं होते। कहा था ना कि देयर इज नो फ्री लंच, फ्री लंच कहीं नहीं होता। तो ये जो उस दलाल की सेवा अगर एक पत्रकार कर रही थी, तो समझ लीजिए कि किस कीमत पे वो कर रही थी। वो वही मित्रों आर्काइव याद कर लीजिए। तो ये सब काम बंद कर दिया। अब वो जो देखिए बरखा दत्त वाला जो वीडियो ऑडियो है, उसको ध्यान से सुनिए अमीश जी। तो वो बता रही है कि संचार मंत्री कौन, किसको बनना है, इसके लिए उसने किससे बात कर ली है। वो गुलाम नबी आजाद, क्योंकि मैंने गुलाम से बात कर ली है, और फलाना पक्का दुनिया भर के पूरे इक्वेशन बता के कह रही कि मैंने इनसे बात कर ली है। तो वो दौर था यूपीए का, जो बहुत इमरजेंसी नहीं, अभी का 10-12 साल पहले का, कि वो बरखा दत्त जैसी पत्रकार इस देश का संचार मंत्री कौन होगा, एक दलाल के हित में तय करवा रही थी। बिल्कुल सर। आज के तारीख में 9 साल में ये भी दर्शकों ने खूब अनुभव किया होगा कि अब इनकी औकात ये आ गई है कि अगर नरेंद्र मोदी ने जब भी 2-3 बार अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है, तो इनको तब तक इनको नहीं पता चलता कि कौन कौन हटाया जा रहा है और कौन बनाया जा रहा है, जब तक उनके नामों की घोषणा हो नहीं जाती। बिल्कुल सर। तो ये जमीन आसमान का फर्क है। और वो ये जो अंतर है, ये सिर्फ इनकी कमाई से, पैसे की कमाई से, ये इसका सीधा जुड़ाव है। और वो नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल रेगिस्तान में ले जाके इनको खड़ा कर दिया, जहां इनको पानी की एक बूंद नजर नहीं आ रही। थोड़ा बहुत जो इनको मिल जाता है, वो एंटी इंडिया लेख लिखने के लिए अमेरिका में मिल जाता है, कि वहां से $500 आ गए, $1000 आ गए, उससे इनका पेट नहीं भरना, क्योंकि इनकी आदत तो बिगड़ी हुई है।
बिल्कुल सर। और कहते हैं ना कि जब घर में अपने शहर में रोजगार की कोई संभावना नहीं रहती तो फिर आदमी एक दिन अपना बैग पैक करता है और फिर विदेश चला जाता है, विदेशिया हो जाता है कमाने के लिए। तो शायद वही परंपरा है। और ऐसी जमातें जब नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाती हैं कि वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं या वो अलोकतांत्रिक हैं या वो अधिनायकवादी हैं, तो सर ये वही कांग्रेस है जिसने 100 से ज्यादा बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया। और आज 9.5 साल, 9.25 साल का दौर आ चुका है। नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए उनके समर्थक आलोचना भी करते हैं कई बार कि साहब आपने फलाने बंगाल की सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे, आप जो है वहां की सरकार को क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे। एक भी ऐसा उदाहरण आर्टिकल 356 के इस्तेमाल करने का नरेंद्र मोदी के टर्म में, इतिहास में नहीं लिखा जाएगा अभी तक। जी नहीं नहीं अवनीश जी, देखिए इमरजेंसी का तो 2-2.5 साल का टुकड़ा था, वो सबसे भयानक दौर था आजादी के बाद के इतिहास का। लेकिन इमरजेंसी की जो वर्षगांठ है आज 25 जून, इसी बहाने ये हमको याद दिलाती कि कांग्रेस का चरित्र था हमेशा ऐसे ही। ये बिल्कुल उसका सर। चरम था, बहुत भयानक रूप था। जरा गौर करिए कि ये अखबारों की या मीडिया की हम लोग बात कर रहे हैं 1949, यानी आज से 73 साल पहले, लगभग लगभग 73 साल पहले। और आजादी मिलने के 2 साल बाद मजरू सुल्तानपुरी को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया था इसी कांग्रेस ने। ये नेहरू बड़ा उदारवादी था, बड़ा लिबरल था, बड़ा आलोचना की बड़ी इज्जत करता था। उस आदमी ने, क्योंकि मजरू सुल्तानपुरी ने एक गजल लिख दी थी नेहरू के खिलाफ, तो मजरू सुल्तानपुरी को 2 साल जेल काटनी पड़ी थी। हालांकि अवनीश जी मैं बता दूं कि उस गजल के पक्ष में तो मैं भी नहीं हूं। वो जो गजल लिखी थी मजरूर सुल्तानपुरी ने, वो बहुत मतलब थी वो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक। लेकिन वो जी कितनी भी आपत्तिजनक क्यों ना हो, वो इतनी आपत्तिजनक नहीं हो सकती कि मजरूर सुल्तानपुरी को 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाए। मैं जी उस गजल का मैं कतई समर्थक नहीं हूं। ये उस आदमी को दंडित करना चाहिए था, कुछ जुर्माना लगा देते, कुछ भी करते आप। लेकिन आपने सीधे पकड़ के उसको जेल में डाल दिया बिना कुछ सुनवाई के। तो ये तानाशाही अधिनायकवाद जो अभी अवनीश जी ने जिक्र किया, तो अधिनायकवाद की शुरुआत तो मजरूर सुल्तानपुरी की गिरफ्तारी के साथ हो गई थी। उसके बाद जब समझिए 25 साल पूरे हुए तो इमरजेंसी तो ये तो विश्व इतिहास में इसका जिक्र होगा कि किस तरह से गला घोटा गया। लेकिन ख्याल यहीं तक सीमित नहीं था अवनीश जी। 1989 1989 नहीं, 88 87 88 88 में इंडियन एक्सप्रेस के एस गुरुमूर्ति को जेल में डाल दिया गया। उनकी रिपोर्टर चित्रा सुब्रमण्यम को भारत छोड़कर विदेश में बस जाना पड़ा। वो थी जी भारतीय, वो काम उस समय बाहर के लिए कर रही थी। और उनका उनका अपराध क्या था, एक सच्ची खबर छापने के लिए इंडियन एक्सप्रेस में एस गुरुमूर्ति ने भोफो, देखिए ये दुनिया भर के लोग अरुण शौरी बहुत अपने ऊपर तगमा बांधते हैं। अब वो बोफोर्स कांड को ब्रेक करने का, उसको उसका रहस्योद्घाटन करने का, उसके तथ्य ला के देने का श्रेय केवल 2 ही लोगों को है, या तो एस गुरुमूर्ति को या चित्रा सुब्रमण्यम को। यह है जी कि क्योंकि उस समय अरुण शौरी संपादक हुआ करते थे इंडियन एक्सप्रेस के, तो वो सारा वही दिल्ली का एक जो लुटेड इलीट गैंग है, उसने ऐसा ऐसा तान दिया अरुण पुरी को, मानो अरुण पुरी ना होते तो कुछ होते ही ना। अरे अरुण पुरी को जेल नहीं भेजा था, जेल भेजा था एस गुरुमूर्ति को। और बोफोर्स के बिल्कुल जिस जो जो रिपोर्ट एस गुरुमूर्ति ने और चित्रा सुब्रमण्यम ने भेज, तो चित्रा सुब्रमण्यम को भी देते, लेकिन वो विदेश में थी। तो जो रिपोर्ट एस गुरुमूर्ति और चित्रा सुब्रमण्यम ने ब्रेक की, जो छापी, उसी की बदौलत वो जो ओटावियो क्वात्रोची, जो सोनिया गांधी का बॉयफ्रेंड था, भारत के प्रधानमंत्री के बेडरूम तक जाता था, पूरे घर परिवार का फैमिली फ्रेंड था, वो जब मरा है तो अंतरराष्ट्रीय भगोड़े फरार अपराधी के रूप में ही मरा है। वो अर्जेंटीना में बिल्कुल मरा। लेकिन ये उस बोफोर्स कांड के तो उसका उस तरह से मरना यह बताता है कि एस गुरुमूर्ति और चित्रा सुब्रमण्यम ने जो रिपोर्टें छापी थी वो 100% सत्य थी। और ये भी समझ ले दर्शक कि जो कांग्रेसी चिल्लाते ना कि राजीव गांधी, अरे चूंकि राजीव गांधी 1991 में मर गए थे, इसलिए उसके उसमें आगे कोई उनके नाम पर कोई जांच पड़ताल नहीं हुई या कोई निर्णय नहीं आया। अगर राजीव गांधी जिंदा होते तो बोफोर्स कांड में सजा तो फिर उनको भी होती। जैसे किसी अपराधी के मर जाने के बाद उसके वो केस ही खत्म हो जाता है। लेकिन जी वो केवल राजीव गांधी संबंधित नहीं था, उसमें कई और प्लेयर थे। तो विन चड्ढा उसमें दोषी साबित हुआ, जो दुबई में मरा, ये क्वात्रोची साबित हुआ।
तो ये इतना इतिहास मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बताता है कि जब गुरु मूर्ति और चित्रा सुब्रमण्यम ने बिल्कुल सही खबर छापी, देश की रक्षा से जुड़ी हुई खबर छापी, तो उसका दंड इन्होंने गुरुमूर्ति को जेल में भेजकर, जिसको बड़ा मिस्टर क्लीन कहते हैं राजीव गांधी, उसने गुरुमूर्ति को जेल भेजा और दशकों तक चित्रा सुब्रमण्यम भारत वापस नहीं आई। जब नहीं है। 2014 में जब मोदी की सरकार बनी है, तब चित्रा सुब्रमण्यम लौटी है। ये इन कांग्रेसियों की तानाशाही थी, ये इस तरह से मीडिया के साथ पेश आते थे। और अगर आपको ध्यान हो, रामनाथ गोयनका से भी विवाद हो गया था, क्योंकि अखबार के मालिक वही थे। तो जी खैर रामनाथ गोयनका ने कहा था कि तो हमारी बिजली पानी उनका काट दिया था, ये इसी राजीव गांधी की सरकार ने, राहुल गांधी के पिताश्री की सरकार ने। तो रामनाथ गोयनका का बड़ा प्रसिद्ध हुआ था उनका वो बयान कि हमारा अगर बिजली पानी काट दोगे, तुम ये सील भी कर दोगे दफ्तर, तो हम फुटपाथ में बैठ के अखबार निकालेंगे, लेकिन तुम्हारे खिलाफ हम अपनी आवाज बंद नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल वो सर, दौर था, ये काला अध्याय है इस कांग्रेस का कि किस तरह बिल्कुल का सर। मजरू सुल्तानपुरी से लेके अब तक। और ये इमरजेंसी तो कह रहे, वो तो अलग ही है खेल। बिल्कुल सर। और इनके तो जैसे कहते हैं ना कि ये उस परंपरा के वाहक हैं। और आप राहुल गांधी तक देखिए तो उन्होंने प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट द्वारा पास किए गए एक बिल को लहरा के हवा में फाड़ दिया। और यूपीए की सर्वे सर्वा होते हुए सोनिया गांधी ने किस तरह से क्या किया, प्रधानमंत्री की औकात उनके सामने क्या हुआ करती थी। तो वो परंपरा कांग्रेस लगातार लेके चलती आई है। और आज 25 जून का दिन कम से कम देश की इस पीढ़ी को, हम सबको ये याद करने के लिए है कि वो कांग्रेस अब कम से कम अपने लिए आईना रखे, जिसने इस देश के लोकतंत्र की पग पग पर, आपने तो 1949 से अब तक का पूरा ताना बाना बांध दिया सर। आज लोकतंत्र के नाम पर लगे इस धब्बे 25 जून यानी आपातकाल, इंदिरा जी के आपातकाल को याद करते हुए आपने इतना सारा एक खींचा खाका, जिससे लगता है कि हमारे दर्शकों को प्रारब्ध के इस मंच पर काफी कुछ पता चला होगा। और कम से कम जी जी सर, एक अंत में 1 मिनट और बता दूं कि वो जो अभी जिन्होंने मोदी और बिडेन की प्रेस में सवाल पूछा था, वाशिंगटन पोस्ट, जो अमेरिकन मीडिया, खासकर अमेरिकन मीडिया जो भारत में लोकतंत्र के लिए बड़ा परेशान है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए परेशान है, उनको भी जरा याद दिला दूं कि जिस दिन इमरजेंसी लगी थी, उसके दूसरे ही दिन यही बीबीसी, यही वाशिंगटन पोस्ट, यही न्यूयॉर्क टाइम्स, इनके जो ब्यूरो चीफ और संवाददाता थे, इनको हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा था। भागना पड़ा। इंदिरा गांधी ने 24 घंटे में इनको हिंदुस्तान छोड़ने का आदेश दिया था, खदेड़ दिए गए थे। तो ये इन्होंने वो दौर देखा है जो मोदी के खिलाफ जहर उगल है। बस इतना ही बताना था अवनीश जी। बिल्कुल सर। और कहते हैं ना कि इनके तो रग रग में, कर्म में, रग रग में, इनकी अपनी बयानबाजियों में, इनके स्टैंड में, इनके कामों में ये दिखाई देता है। और खैर 25 जून 1975 का तो ये दस्तावेजीकरण है। और यह कलंक जो कांग्रेस एज ए पार्टी, इंदिरा गांधी एज ए लीडर, एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनके माथे पर लगा हुआ है, संभवतः शताब्दियों तक तो क्या, इतिहास आगे आने वाले कोई भी समय आ जाए, कोई भी कालखंड आ जाए, ये कम से कम अभिशाप कांग्रेस अपने सर से मिटा नहीं सकेगी। लेकिन उसी के साथ निराशा इस बात की है दर्शकों कि कांग्रेस आज भी, कल भी, आज भी और संभवतः आगे भी अपने इसी अधिनायकवादी शैली को, अपने इसी क्रूर शैली, क्रूर राजनीतिक शैली को जीने के लिए अभिशप्त है। और शायद यही वजह है सर कि जनता भी अब इन्हें समझ रही है और नकार रही है। सर, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया आज 25 जून के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आप सभी दर्शकों को एक बार फिर नमस्कार।